संपूर्ण विश्व मोदी जी के नोटबंदी सहित स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, पढ़े भारत, बढ़े भारत, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे सर्वश्रेष्ठ कार्यों को देखकर विश्व के प्रमुख शक्तिशाली देश अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों सहित भारत में व्यापार और मित्रता के लिए हाथ बढ़ाने लगे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भारत की प्रगति और समृद्धि देखकर तिलमिला उठा और अपने नापाक इरादों से उरी में 19 जवानों को मौत के घाट उतारकर एक दर्दनाक और शर्मनाक कृत्य को रच डाला। और फिर मोदी जी की अध्यक्षता में शुरू हुआ एक खास मिशन, सर्जिकल स्ट्राइक। मैंने पूर्व में भी पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आतंक का एक भी हाथ अगर भारत की ओर बढ़ा तो तुम नक्शे में पाकिस्तान कहाँ था ढूंढ नहीं पाओगे। पाकिस्तान ने हमारे 19 जवानों को मारकर भारत की आत्मा में गहरा प्रहार किया है। मुझे अब किसी भी बात की कोई परवाह नहीं है। किसी देश की संधि से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नौजवानों के रक्त के एक एक कतरे का हिसाब पाकिस्तान को देना ही होगा। सर, हमारी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार इस काम को अंजाम जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन द्वारा दिया गया। इसके लिए पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा एक खास प्रशिक्षण भी दिया गया और साथ ही उन्हें सरकारी फंडिंग पर पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय सीमा में प्रवेश भी कराया। क्या हम आतंकी संगठनों के बेस कैंप का पता लगाने में सफल हो पाए हैं? सर, आतंकी संगठनों के 7 बेस कैंपों का पता लगा लिया गया है और सेना के जवान अपने सभी साथियों की मृत्यु का बदला लेने के लिए बड़े बेचैन हो रहे हैं। यह वक्त संयम से काम लेने का है, परंतु इस बार हमें पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है कि वह भविष्य में कभी भारत की ओर आंख उठाने का साहस ना कर सके। सर, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक नामक ऑपरेशन का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इसमें ज्ञात विरोधी शिविरों में घुसकर आतंकी एक एक कर मारे जाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, पाकिस्तान यह दिन कभी नहीं भूल पाएगा। डोभाल जी, सेना जो कुछ करना चाहे मेरी तरफ से खुली छूट है, परंतु मेरे एक भी जवान भाई को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। मैं देश के एक भी सैनिक के शहीद होने का दुख नहीं उठा सकता। मेरे हिसाब से आप पैरा कमांडोज की एक स्पेशल टीम का गठन करें और एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के बाद ही हम इस मिशन को अंजाम दें तो बेहतर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के नेतृत्व में 150 सैनिकों के विशेष दल को तैयार किया जाएगा और इसके लिए वहां की सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सभी अत्याधुनिक हथियारों से सेना को लैस किया जाएगा। डोभाल जी, हम रोड मैप जानना चाहेंगे। हमारी सेना एलओसी का बॉर्डर पार कर किस प्रकार सीमा रेखा के बाहर जाकर इस सीक्रेट मिशन को अंजाम देगी? सर, भारतीय वायुसेना की मदद से हमारे सैनिक एलओसी की सीमा पार कर इस ऑपरेशन को अंजाम देने निकल पड़ेंगे और जैसे ही बेस कैंप ध्वस्त कर दिए जाएंगे, हमारे सैनिक वापस भारतीय सीमा में आ जाएंगे। मगर याद रहे, सुबह सूरज की पहली किरण से पहले ही हमारे सभी सैनिक सकुशल भारतीय सीमा में आ जाने चाहिए। हाँ, और एक बात ध्यान रहे, मैं सभी बहादुर सैनिकों से इससे पूर्व एक बार अवश्य मिलना चाहूंगा। जी, लगभग 7 से 8 दिनों के भीतर आपसे मुलाकात अवश्य कराई जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लिए मेरे देशवासी और मेरे सभी जवान साथी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसके लिए मेरे द्वारा जो भी सहायता पीएमओ से चाहिए आपको प्रदान की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सपनों के तूफान
इरादे ये इरादे जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? How is the Josh? How is the Josh? I said, how is the Josh? Bravo Charlie Delta. What's the status? Our mission कामयाब रहा. Not a single casualty. I am extremely proud of you, my boys. चक्का जिते ते मिलन बधाइयां चक्का जिते चक्का जिते ते मिलन बधाइयां चक्का जिते ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा 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 फिर है मेरी दर्द जीत के निकल चुका मौका मिलेगा बोलना ये दोबारा जुनून के आंखों में उभर के मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा फिर है मेरी दर्द जीत के निकल चुका मौका मिलेगा बोलना ये दोबारा जुनून के आंखों में उभर के मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा जहां एक ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पहला सर्जिकल स्ट्राइक सफल हुआ, तो वहीं दूसरी ओर महामारी की आंधी कोविड-19 में दुनिया भर के महाशक्तिशाली देश सभी कमजोर पड़ने लगे। ऐसी गंभीर महामारी की अवस्था में न सिर्फ देशवासियों को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई, अपितु दुनिया भर के लोगों को दवा संबंधी, राशन संबंधी अनेक प्रकार की सहायता व सेवा प्रदान कर संपूर्ण विश्व का नेतृत्व किया। मन की बात के माध्यम से घर घर दिए जलाने का आह्वान कर देशवासियों के भीतर मानसिक व आध्यात्मिकता रूपी सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया और जीवन जीने की प्रबल शक्ति को बढ़ा दिया। मोदी 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 मोदी
मित्रों, एक भी भारतीय विकास से दूर रहे, ये भी भारत को मंजूर नहीं है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे भारत ने कुछ समय पहले ही फेयरवेल दे दिया, क्योंकि हम ना तो समस्याओं को टालते हैं और ना ही समस्याएं पालते हैं। यह विषय है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से वंचित रखा है। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। नए भारत में मुझे यह कहते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आज हमारे पास पंथ अपने हैं, प्रतीक अपने हैं, भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है और हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। इस प्रकार देव संस्कृति के उपासक हम भारतीय अपनी अपराजेय मेधा से शून्य से सृजन का कीर्तिमान गढ़ते जा रहे हैं और यह परंपरा परमात्म कृपा से अटल, अथक, अविराम और अमर रहेगी। तो आज बच्चों ने शून्य से सृजन के अनंत आयाम सबके बीच में प्रस्तुत किए। एक बार सब बच्चों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। छोटे छोटे प्रसंग, छोटी छोटी प्रेरणाएं हमारे जीवन का पथ और पाथे बन जाया करती हैं। श्रद्धामयी माँ अमृतानंदमयी अम्मा जी से लेकर के श्रद्धेय कलाम जी से लेकर के जो इस देश के 141 करोड़ भारतीयों के हृदय में
उनके प्राण बनकर के धड़कते हैं और 141 करोड़ भारतीयों के जो स्वाभिमान हैं, आदरणीय श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे लिए देवतुल्य हैं और पतंजलि के लिए तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनका जो एक आंशिक रूप से ही उनके कुछ व्यक्तित्व की झलक यहाँ पर प्रस्तुत की। सब बच्चों की सभी प्रस्तुतियों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और क्योंकि बहुत लंबा कालखंड हुआ और हमारे परम आदरणीय परम आत्मीय भाई श्री धर्मेंद्र प्रधान जी पूरे कार्यक्रम में सब बच्चों को आशीषित करने के लिए यहाँ उपस्थित रहे, एक बार हम पुनः सभी की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और श्रद्धेय आचार्य श्री जी के सन्निधि में यह पूरा आचार्य कुलम, इसको नाम श्रद्धेय आचार्य श्री ने दिया आचार्य कुलम। इस आचार्य कुलम का प्रथम उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और नए परिसर का उद्घाटन हमारे देश के वीर पराक्रमी यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया। ऐसे महान विभूतियों के आशीषों से संचित है यह आचार्य कुलम और उसके आज 10वें वार्षिक उत्सव पर हम सबको अपने आशीषों से अभिषिक्त करने के लिए श्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर हैं। मैं अब बिना किसी औपचारिकता के उनको यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ और श्रद्धेय आचार्य श्री को, आदरणीय श्री धन सिंह रावत जी को और हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय श्री एनपी सिंह जी को एक बार सभी की जोरदार अभिनंदन के बीच में The reward for work well done is the opportunity to do more. A very good evening to one and all present here. Our school stands steadfastly committed to the pillars of excellence as established by Param Pujya Swamiji Maharaj and Param Shraddheya Acharya Shri. It has been proven that recognition of efforts is more highly valued than money. It is a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students who have made us all proud. So, to congratulate these pioneers, I would request Shri Dharmendra Pradhan Ji, Honorable Education Minister of India, Shri Dhan Singh Rawat Ji, Honorable Education Minister of Uttarakhand, Param Pujya Swamiji Maharaj, Param Shraddheya Acharya Shri, respected Vice Chairperson of Acharya Kulam, Adarniya Acharya, Dr. Ritambara Shastri Ji, respected Pracharya, Aradhana Kaul Ji, to please come onto the stage and give away the prizes to the winners. So please put your hands together for all these dignitaries. तो एक बार जोरदार अभिनंदन आदरणीय धन सिंह रावत जी का भी, जो हमारे यशस्वी यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं और हर पल पतंजलि के अंग संग रहते हैं। सम्मानित हमारे भारत सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय आचार्य जी, आप कुछ कह रहे थे, हमारे कुलपति जी, आज उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है विधिवत उद्घाटन आज हमारे शिक्षा मंत्री जी ने किया है। मैं अपनी ओर से और पूरे पतंजलि परिवार की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं दो शब्द आचार्य जी के इससे भी निवेदन करूंगा। और जैसे कि श्रद्धेय आचार्य श्री के आगमन से मैंने पूर्व कहा था
वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में एक स्टैनफोर्ड ने जब विश्व के श्रेष्ठतम रिसर्चर्स की खोज की तो वर्ल्ड के 2% रिसर्चर्स में एक नाम श्रद्धेय आचार्य श्री का। यह हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। ये गौरव है योग का, आयुर्वेद का, सनातन संस्कृति का और वैदिक ज्ञान का नूतन अनुसंधान के साथ, उसके परम वैभव के साथ इसको आगे ले जाने का ये सनातन का गौरव है, भारत का गौरव है। और अनुसंधान के क्षेत्र में नहीं बात चाहे योग की हो, आयुर्वेद की हो, आत्मनिर्भर बनाने की हो, राष्ट्र के अलग अलग घटकों से इस राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए श्रद्धेय आचार्य श्री प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। आशीर्वाद के 2 शब्द कहे, उसके बाद आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के आशीषों से सभी अनुग्रहित हों। भारत माता की वंदे। हम सबका परम सौभाग्य है परम श्रद्धेय स्वामी जी के तप पुरुषार्थ और साधना से संचालित इस महान पवित्र संस्थान के माध्यम से आप सभी बच्चे देश के भविष्य और देश के लिए महान कार्य का संपादन करने वाले हैं, इसमें किंचित मात्र भी कोई संशय नहीं है। जहां साक्षात श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद हो, उस दृश्य को यहाँ पर सब ने अनुभव किया। आज जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी बाकी हमारे संस्थानों से जुड़े हुए भाई बहन हैं, सब ने इसको महसूस किया। इस शिक्षा के लिए, इस प्रशिक्षण के लिए, इस संस्कार के लिए आचार्य कुलम की पूरी टीम बधाई के पात्र है और उन सबको भी मेरा नमन है। आप पूरी निष्ठा के साथ में इस मिशन और अभियान को पूर्ण करने के लिए संलग्न है और बच्चों के लिए भी यह जो मौका आपको मिला है आजीवन अपने हृदय में, अपने जीवन में धारण करके रखना, तब यह पूर्ण फलदायी होगा। इसी तरह से आज विशेष बात यह है कि जिस संस्थान के विषय में आपने जाना, आज एक नए इतिहास के साथ में आचार्य कुलम ने कई इतिहास को गढ़ा है, कई इतिहास पुरुष को आपने अपने मध्य में पाया है। आज उसी कड़ी को, उसी परंपरा को, उसी श्रृंखला को, उसी निरंतरता को, उसी भव्यता को, उसी दिव्यता को, उसी आदर्श और मर्यादा को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य में भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे मध्य में हैं। इनके माध्यम से भारतीय शिक्षा बोर्ड की एक नींव रखी गई है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में इस भारत को भव्य भारत, दिव्य भारत, विश्व गुरु भारत बनाने का कार्य होने जा रहा है। तो यह नींव के पत्थर हैं। लॉर्ड मैकाले ने जो पाप किया था, उस पाप को धोने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। इसके लिए भी यह बहुत बधाई के पात्र हैं। आज वह हमारे मध्य में हैं। और एक छोटी सी बात आप सबके जानकारी के लिए आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के विषय में मैं और बताना चाहूँगा। बहुत थोड़े से लोगों को इस बात का पता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता के लिए छोटे छोटे उद्योग जो आर्टिसंस हैं, एमएसएमई है या अलग अलग तरह के उद्योग और कार्य धंधे हैं, उनके अंदर कुशलता हो, उनके अंदर क्षमता हो, उनके अंदर एक नवाचार करने की क्षमताओं को विकसित किया जाए। उसके लिए हमने जब एक पिछले सरकार के टाइम पर एक प्रोजेक्ट मैंने कहा था कि जब तक फार्मर्स को, किसानों को जैविक ऑर्गेनिक के लिए हम पूरा स्किल डेवलपमेंट यानी कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम के एक बड़ा कार्यक्रम को मैं लेकर के आपके मध्य में गया। आपने एक क्षण भी नहीं लगाया, आपने स्वीकृति दे दी। उसका परिणाम ये रहा कि आज 19 से ज़्यादा प्रांतों में जैविक कृषि के खेती करने वाले कृषक, माननीय मंत्री जी मैं इतना बताना चाहता हूँ, प्रोग्राम तो ख़त्म सरकारी रूप में हुआ है, पर हमारा प्रोग्राम निरंतर चल रहा है और अभी योगाहार के रूप में भी हर रोज योग की कक्षाएं होती हैं। जैविक कृषि के ऊपर कृषक स्वयं चर्चा करते हैं, उनसे जो अपने अनुभवों से दूसरे कृषक दूसरे को सिखाते हैं। और भारत सरकार के लिए भी जैविक कृषि के अनुसंधान के लिए एसओपी और प्रोटोकॉल उसी प्रोजेक्ट के माध्यम से बना, वही आज पूरे देश के लिए काम आ रहा है। ये बड़ा
बड़ा कार्य आपने किया है। इसके लिए भी हम सब यानी पूरे देश के किसान, हजारों हजारों अभी लाखों किसान आपके प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव रखते हैं। जबकि आपका मंत्रालय क्योंकि कृषि का नहीं था, स्किल डेवलपमेंट, अब भी पुनः उस दायित्व को आप निभा रहे हैं। इसके लिए भी मैं तो क्योंकि कृषि के लिए अभी श्रद्धेय स्वामी जी के आदेश से बहुत सारे हम काम कर रहे हैं और किसानों के जीवन के अंदर समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। तो एक तरह से स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी हम लोगों ने किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का जो कार्य है पतंजलि के माध्यम से हो रहा है, उसके मूल में आदरणीय मंत्री जी का बड़ा योगदान रहा। इसके लिए भी मैं सदैव आपको स्मरण करता रहता हूँ। और मेरी बाईं ओर आदरणीय सम्माननीय मेरे भाई डॉक्टर धन सिंह रावत जी, पतंजलि के प्रति हर भाव में जिन भी रूपों में आप कार्य कर सकते हैं, सरकार के लिए सेवा हमसे लेने के लिए भी निसंकोच कहते हैं कि आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी को भी कि यहाँ पर प्रांत के हित के लिए इन कार्यों की आवश्यकता है, यहाँ आपकी मदद की ज़रूरत है। तो उसी तरह से पतंजलि के सामाजिक, शैक्षणिक, राष्ट्र हित के संपूर्ण कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका आप निभाते हैं। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। इसके साथ साथ में जिस तरह से भारतीय शिक्षा बोर्ड, भारत सरकार ने देश के लिए मान्यता प्रदान किया, उत्तराखंड इसमें पहला राज्य बना भारतीय शिक्षा बोर्ड को लागू करने वाला। तो वो इतिहास को आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे आदरणीय धन सिंह जी, शिक्षा भी आपके पास है, स्वास्थ्य भी आपके पास है, कोऑपरेटिव के माध्यम से रोजगार भी आपके पास है, तो बहुत सारे मंत्रालयों को आप संभाल रहे हैं। आपको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस गुरुतर दायित्व को, जिसके अंदर बुद्धि भी चाहिए, क्षमता भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, संपर्क और संवाद चाहिए, वह कार्य भी करने वाले आदरणीय हमारे NP सिंह साहब यहाँ पर हैं। उनके नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। यह श्रद्धेय स्वामी जी का जैसा आदेश होता है, जैसा निर्देश होता है, पूज्य स्वामी जी के निर्देशों को, संवेदनाएं और भावनाओं को सर्वोपरि मानते हुए उसके आधार पर कार्य करने वाले आदरणीय सिंह साहब को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो बच्चों, आप सब के लिए और बाकी जितने भी यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय के और बाकी आयुर्वेद महाविद्यालय के, वैदिक गुरुकुलम के जो भी भाई बहन हैं, आप सब के लिए भी कि देश को जगाने के लिए हमको ही अग्रणी भूमिका निभानी होगी, इसका एक स्वरूप और एक झलक आपने यहाँ से देखा। उसको अपने हृदय में धारण करना, शुभ को जब हम एक बार धारण कर लेते हैं, वह जीवन के लिए कल्याणकारी बनता है, सुखदायी बनता है। अशुभ को धारण करते हैं तो दुखदायी बनता है, जीवन को पीड़ा देने वाला बनता है। तो इस संस्थान का एक एक क्षण आपके लिए सुखदायी हो, आपके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, जीवन को आगे बढ़ाने वाला हो, यह श्रद्धेय स्वामी जी का हर पल एक प्रयास रहता है। आप उसको आगे बढ़ाएं। बहुत समय हो गया, आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय माननीय हमारे मंत्री जी को सुनने के लिए हम लोग इतनी देर से लालायित हैं। तो आपकी ओजस्वी वाणी के लिए मैं निवेदन पूर्वक श्रद्धेय स्वामी जी को, हमारे धन सिंह रावत जी की ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री को, आइए, ये वर्ल्ड के टॉप 2% रिसर्चर्स में सम्मिलित होने के लिए श्रद्धेय आचार्य श्री का अभिनंदन है। और मैं बिना किसी विलंब के मैं एक बार आपकी जोरदार करतोध्वनि के बीच में आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को आमंत्रित करता हूं और जोर से आपका अभिनंदन। बोले भारत माता की। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, आने वाले हजारों वर्षों तक इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन के लिए ये राष्ट्र कृतज्ञ रहेगा। और हम करोड़ों बालकों को इस तरह से उनका व्यक्तित्व ने और उनके भीतर का चरित्र विकास करेंगे कि भारत पुनः परम वैभवशाली बने। उसके लिए जो आपने ऐतिहासिक कार्य किया है, यह पतंजलि योगपीठ और राष्ट्र सदा आपका कृतज्ञ रहेगा। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन आपका। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे।
आचार्य कुलम की 10वीं स्थापना दिवस के अवसर पे हम सभी के साथ हम सभी को मार्गदर्शन करने वाले देश की संत प्रख्यात बहुआयामी व्यक्तित्व, संत, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रेरक, मार्गदर्शक, चिकित्सक, सामाजिक उद्योगपति, बहुआयामी व्यक्तित्व, हम सबकी श्रद्धेय पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज मंच पे उपस्थित, जिनकी अभी अभी हम लोगों ने सम्मान किया, आचार्य जी बालकृष्ण जी महाराज, उत्तराखंड के यशस्वी शिक्षा मंत्री मेरे मित्र आदरणीय धन सिंह रावत जी, नवगठित भारतीय शिक्षा बोर्ड की चेयरमैन आदरणीय MP सिंह जी, और इस सभागार में उपस्थित आचार्य कुलम में पढ़ने वाले सभी भारत की वर्तमान और भविष्य की धरोहर, उनकी अभिभावक, आचार्य कुलम को आचार्य की भूमिका में मार्गदर्शन करने वाले सभी बंधु भगिनी, अन्य साथीगण और भाई और बहनों, मेरा सौभाग्य है जिस संस्था को बाबा रामदेव जी ने, आचार्य बालकृष्ण जी ने, जिनकी कल्पना में ये आचार्य कुलम बना है, भारतीय परंपरा की अनोखा प्रयोगशाला बना है, जिसकी श्री गणेश और कोई नहीं, देश की अनन्य जननेता, विश्व की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में हुई है, जिसकी जिस संस्था की नया भवन की लोकार्पण देश की यशस्वी गृह मंत्री जी की कर कमल पे हुई है, ऐसे संस्था की आज 10वीं वार्षिक उत्सव में मेरे को निमंत्रित करके मेरे को सौभाग्य दिया गया आप लोगों के साथ रूबरू होने का, मिलने का और 2 शब्द बोलने का। मित्रों, पतंजलि योग पीठ 21वीं सदी में भारत का नया पहचान बनाया है दुनिया में। हम सब कहते हैं भारत कभी सोने की चिड़िया थी, भारत को विश्वगुरु बनना है। मित्रों, कभी सोने की चिड़िया थी, इसके अनेक प्रमाण हैं। इसकी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता, इसको गहन कोई अध्ययन करेगा तो अनेक प्रमाण ढूंढ पाएगा। और जब भविष्य की कल्पना हम करते हैं कि भारत को विश्व गुरु होना चाहिए, ये दोनों चीज हम आप जैसे सामान्य व्यक्ति, आचार्य जी या बाबा जी को शायद ये अंतर्मुखी होकर गहराई से वो देख पाते होंगे, लेकिन आप और हम जैसे सामान्य व्यक्ति उसको देख नहीं पाते। मित्रों, विश्व गुरु की कल्पना क्या, मैं आपको एक बताता हूं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस करके विश्व ने उनको मान्यता दिया है। विश्व की कहीं भी अभी देखिए 21 जून विश्व उत्सव मनाता है योगा को लेकर। योगा महर्षि पतंजलि से शुरू किया हुआ योगा अभी भारत की चीज सिर्फ नहीं रही है, विश्व की धरोहर बन गई है। ऐसे योगा दिवस की तैयारी हो रहा था यूएई में। यूएई धार्मिक दृष्टि से, उपासना पद्धति की दृष्टि से एक मुस्लिम राष्ट्र है। नेतृत्व और आबादी मुस्लिम धर्म को, मुस्लिम उपासना पद्धति को मानने वाले लोग हैं। लेकिन योगा की तैयारी में हमारी
उच्चायुक्त कि लोग मेरे को कहें कि क्या उसमें बाबा रामदेव जी आ पाएंगे क्या। उन्होंने पहले संपर्क किए थे, स्वामी जी का अन्य व्यस्तता के कारण स्वामी जी ने सादर स्वीकृति भी दे दिया था कि शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैंने स्वामी जी को अनुरोध किया कि स्वामी जी मेरे को लगता है आपको आना चाहिए यहाँ। स्वामी जी बहुत मशक्कत करके यहाँ भी कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को इस कार्यक्रम के साथ एडजस्ट करके दुबई पहुंचे थे। मित्रों, दुबई में भारत के मूल के लोग तो थे ही, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद मैं वहां जब गया था, उस समय में वहां के अधिकारी लोग मेरे को उस कार्यक्रम की चित्र दिखाए, वीडियो दिखाए। मित्रों, उपासना पद्धति इस्लामीय भगवाधारी बाबा रामदेव जी वहां स्थानीय समाज को जिस ढंग से रमाए, जमाए और भावान्वित किए और एकदम भावविह्वल किए और योगों में, मित्रों उसी का नाम है भारत की नया पहचान है। यही भारत की विश्व गुरु होने का लक्षण। हम साम्राज्यवादी शक्ति नहीं है, हमें किसी को टैंक बॉम्ब लेकर आक्रमण नहीं करना है, हमारा कभी विश्वास ही नहीं रहा है इसमें। भारत कभी आक्रांता नहीं रहा है। भारत को अनेक लोग आक्रमण करने के बावजूद भारत मजबूती से जड़ से जमे होने के कारण आज भी खड़ा है। भारत के अंदर जो अंतर्निहित ताकत है वो भारत की ज्ञान मंडल में है, भारत की विद्वता के अंदर छुपी हुई है, भारत की कला, साहित्य, संस्कृति जिसकी झलक थोड़े देर पहले हम लोग यहां देख रहे थे, जिसके बारे में आज इस पर कल्पना किया कि इस बार की वार्षिक उत्सव में शून्य से सृजन का कल्पना किया गया है। ये तो दो यही बैठे हैं, शून्य की दो प्रतिनिधि आचार्य जी और बाबा जी दोनों ही बैठे हैं। भारत की मिट्टी में इतनी ताकत है, वो माता अमृतमयी हो या एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो या द्रौपदी मुर्मू जी हो या हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या बाबा रामदेव हो या आचार्य बालकृष्ण हो। यहां तो अनेक मोदी, कलाम, द्रौपदी मुर्मू और बाबा रामदेव यहां बैठे। आजादी की 75 साल हो गया है। भारत के ऊपर जिम्मेवारी बहुत है। विश्व की स्थिति बहुत अच्छी है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। विश्व के अंदर भौतिकवाद के कारण राग, विद्वेष, ईर्षा, अहंकार, लोभ, इसकी प्रकोप, इसकी शोभा बढ़ना, इसलिए विश्व में तनाव। उसके विकल्प में एक संतुलित जीवन प्रवाह ही उसके उत्तर हो सकता है, जो भारत के डीएनए में है, भारत की ज्ञान परंपरा में है। इसलिए तो देश भर के इस मोह पे देश भर की 1000 परिवार अपने अमूल्य धरोहर को इस आचार्य कुलम में छोड़ के निश्चित होकर गांव में बैठे हैं। मेरे को भी एक परिचय आई है। मैं हिसाब कर रहा था कि मेरे गांव की दूरी, जहां से आता हूं भारत की उड़ीसा प्रांत से, मेरे गांव से यहाँ दूरी लगभग 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर दूरी से भी एक परिवार अपने बच्चे को इस आचार्य कुलम में निश्चित होकर यहाँ छोड़ दिया। तो क्या कारण है? क्या कारण है कि हम इस परंपरा को विश्वास करते हैं, इस व्यवस्था को विश्वास करते हैं? इसकी समझने की आवश्यकता है। शायद आज विश्व की तनाव की उत्तर उसके अंदर है। मित्रों, इसलिए भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है। नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर 2-4 मूल बिंदु को ऐसे, ये तो हरि अनंत कथा अनंत है। अगर मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपको वर्णन करूं, मैं 3 घंटा आपके सामने उसकी विषय प्रस्तुत कर सकता हूं। लेकिन अगर 3 बिंदु में उसको रखा जाए, 3 बिंदु की एक प्रमुख बिंदु है व्यक्ति को जड़ से जोड़ना, व्यक्ति को जड़ से जोड़ना।
व्यक्ति को आधुनिक बनाना। देखिए, दो चीज है, कभी कभी अंतर्द्वंद में हम फंस जाते हैं। जड़ से जोड़ने का काम और आगे देखने की काम, ये दोनों विरोधी भाषी नहीं है। जड़ से जोड़ेंगे तो लंबा छलांग ले पाएंगे, नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाएंगे। शिक्षा नीति यही कहा है, जड़ से जोड़ना, दूरगामी देखना, 21वीं सदी के बारे में देखना। तीसरी, व्यक्ति के अंदर जो सर्वांगीण विकास की कल्पना है, व्यक्ति स्वयं संपूर्ण होगा, व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, व्यक्ति परिप्रकाशित होगा, तब जाके वो अपने सर्वश्रेष्ठ रिटर्न कर पाएगा। इसके लिए भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है। अनेक विषयों के अंदर एक प्रमुख विषय यह कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा पे जोर देगी। हमें बहुत प्रसन्न हुई जब इस इंस्टीट्यूशन में भी, इस अनुष्ठान में भी हमें पता चला कि देश की सारे प्रांतों के लोग हैं। योगीराज श्री अरविंद 150 साल पहले जिनकी जन्म हुआ था, जिन्होंने एक सामग्रिक शिक्षा की कल्पना की, इंटीग्रल एजुकेशन की कल्पना की। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ नई तालीम की कल्पना की। स्वामी विवेकानंद जी ने देश के अंदर शिक्षा को माध्यम बनाया। भगिनी निवेदिता साथ में प्रेरित होकर आई तो कलकत्ता में बच्चियों की स्कूल, पौंडीचेरी में एक्सपेरिमेंटल स्कूल खुली। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आजादी के सेनानी तैयार करने के लिए शांति निकेतन खोले। समय समय से महापुरुषों ने यह जिम्मेवारी ली है। आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है। 10 साल का एक लैबोरेटरी यहां बन चुकी है। मित्रों, अभी नई और लंबी छलांग लगाने की आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार भारतीय शिक्षा बोर्ड की अनुमति दी है और बाबा जी पे, आचार्य जी पे, MP सिंह जी पे भरोसा किया है। भारत की नई पीढ़ी को हम मौका से वंचित नहीं कर सकते हैं, मौका देना ही पड़ेगा। और हम इस गलतफहमी में नहीं है कि मौका देने की काम केवल सरकारों की है। हम नीति सुधार करके जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हीं को स्वतंत्रता दे रहे हैं, उन्हीं को ऑटोनॉमी दे रहे हैं। आप भी इस प्रकार की सृजन कर सकते हैं, तो ये सफल प्रयोग है। मित्रों, आज विश्व की जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, मैं मानता हूं उसी में जो प्रयोग पतंजलि परिवार समूह ने किया, मैं इसको सिर्फ योगा के साथ नहीं देख रहा हूं, या मैं सिर्फ पतंजलि की जो उद्यमी आयाम है उसको नहीं देख रहा हूं, विश्वविद्यालय को अलग से नहीं देख रहा हूं, उसके अंदर होने वाले उद्यमिता की, उसके अंदर होने वाले विज्ञान की, कृषि की, स्वास्थ्य सेवा की, रिसर्च को आइसोलेशन में नहीं देख रहा हूं। एक सामग्रिक रूप में जब तक नई पीढ़ी तैयार नहीं होगा ठीक से, तब देश मित्र सुरक्षित नहीं हो सकता है। मैं कितना भी नतमस्त होके दोनों महानुभावों को मैं आभार प्रकट करूं देश की ओर से, ये कम हो जाएगा। उन्होंने कभी कभी व्यवस्था चलाने वाले लोग जो हिम्मत नहीं कर पाते हैं, आपने उस प्रकार की एक कल्पना की और उसको मूर्ति रूप भी दिया, उसको कर भी दिया है। आज आवश्यकता है हमें 21वीं सदी की इस मौके को भारत के हाथ से नहीं छोड़ना। जब मैं कहता हूं भारत के हाथ से नहीं छोड़ना, विश्व गुरु बनना, यह कोई अहंकार से नहीं, यह कोई साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से नहीं। मित्रों, एक समय को याद करिए, जो पुराने लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वो याद कर पाएंगे। एक समय था हमारे देश में खाद्यान्न के अभाव था। 60-70 दशक में हमारे देश में खाद्यान्न के अभाव था। इसीलिए
उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा पाकिस्तान युद्ध के समय में कि हमको सोमवार की शाम को खाना छोड़ देना चाहिए। देश ने मान गया, उपवास शुरू हो गया था, क्योंकि देश में उस समय में हमारी खाद्यान्न के अभाव था। हम अमेरिका से PL4 स्कीम पे सड़े हुए गेहूं मुफ्त में नहीं लाते थे, खरीद के लाते थे। याद करिए वो दिन, भारत की उस स्थिति को याद करिए। 60-70 दशकों में आजादी को 20-25 साल हो गया था, हमारे पास खाद्यान्न नहीं था। अभी तो पिछले 2 साल से मोदी जी सस्ते में अनाज तो दे ही रहे थे, अभी तो मुफ्त में अनाज लगभग आबादी के 60% लोगों को दे रहे हैं। मैं अनाज की बात कहने के लिए इसको उदाहरण नहीं दिया। आज की स्थिति क्या है? 2 साल पहले कोरोना, ठीक कैसे करें कोरोना को, महामारी सभी को ग्रासित किया था, विश्व भर के लोगों को ग्रासित किया था। सब वैज्ञानिकों ने कहा, सब डॉक्टर्स ने कहा वैक्सीन चाहिए। भारत में पोलियो वैक्सीन को पूरा लगाने के लिए 3 दशक लगे, 30 साल लग गए। 3 साल नहीं हुए, भारत में 225 करोड़ डोज लग चुकी है। बूस्टर डोज लगने की बात हो रही है। याद करिए PL4 की क्राइसिस, आज याद करिए भारत के 225 करोड़ वैक्सीन की डोज। 140 देशों को भारत ने मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाया और 40 देशों को मुफ्त में वैक्सीन दिया है। क्या आनंद आई होगी, कल्पना करिए जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मोदी जी दवाई भेजिए, नहीं तो अमेरिका की हालत बिगड़ जाएगी। ये भारत है। भारत इसीलिए विश्वगुरु होनी चाहिए, भारत इसीलिए ताकतवर होनी चाहिए, भारत इसीलिए संपन्न होनी चाहिए कि दूसरों को खराब करने के लिए नहीं, दूसरों की चिंता करने के लिए। इसी के नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व के मानव मेरा परिवार है, ऐसा विश्वास रखने वाले ये भारतीय परंपरा को हम आगे ले जाएं। ये आचार्य कुलम उसके एक सफल प्रयोग है। मैं आज यही 2 शब्द कहने का आप लोगों ने मौका दिया। आप सभी को पुनः दिल की गहराई से आभार। विशेष करके मैं पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को बहुत आभार प्रकट करके मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।